आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है इसे हम एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद जो हम ओम्स लॉ की डेफिनेशन किस तरह से इसे हम डिफाइन किया जा सकता है ये सब हम आगे देखेंगे और इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझ रहे थे तब हमने दो कंटेनर लिया था, उन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट किया था। ठीक है, आपको वो वीडियो तो याद होगी जिसमें मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देके मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को समझाया था। तो उसमें जो मैंने दो कंटेनर लिया था उन दोनों कंटेनर को एक पाइप से कनेक्ट किया था। ऐसे ही मैंने दो कंटेनर लिया था, दोनों कंटेनर को एक पाइप से कनेक्ट किया था। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, दो कंटेनर लिया है और उसे एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह हम दूसरे कंडीशन में, यहाँ पे दो कंडीशन देखने को मिलेगी, फर्स्ट ए कंडीशन, सेकंड बी कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमारे दो बीकर है, दोनों को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया अंदर। सेकंड कंडीशन में भी हमने क्या किया, हमने दो कंटेनर को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। कंडीशन ए में जो हमारा फर्स्ट बीकर है, कंडीशन ए में जो हमारा फर्स्ट बीकर है उसमें पानी का लेवल फुल है, इसमें पानी का लेवल जो है वो फुल है। और जो फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो सेकंड बीकर है उसमें पानी का लेवल फर्स्ट वाले बीकर से थोड़ा सा कम है। और जो हमारी सेकंड कंडीशन है, कंडीशन बी, इसमें भी फर्स्ट बीकर में पानी का लेवल फुल है और सेकंड बीकर में उसमें वाटर का लेवल जो है वो बिल्कुल सेकंड में वो बिल्कुल कम है फर्स्ट की कंपैरिजन में। तो अगर आप कंडीशन ए और कंडीशन बी को देखें तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, इतने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। फर्स्ट वाले कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे वाटर का कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट वाले में इतने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और यही हम कंडीशन बी में उसमें देखें तो ज्यादा का डिफरेंस हो रहा है, फर्स्ट वाले से ज्यादा का डिफरेंस, इतने का डिफरेंस हो रहा है। तो कंपैरिजन करें अगर दोनों का तो फर्स्ट वाले से ज्यादा बी वाले में हो रहा है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि कंडीशन ए में जो वाटर फ्लो करेगा इस बीकर से, कंडीशन ए में जो वाटर फ्लो करेगा इस बीकर से इस बीकर तक, और जो कंडीशन बी में जो वाटर फ्लो करेगा इस बीकर से इस बीकर तक, तो कैसे कंडीशन में वाटर की जो स्पीड होगी यानी पानी का जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा, किस कंडीशन में वाटर का जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा। तो मैंने आपको बताया कि इसमें कम डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सीधी सी बात है, अगर ज्यादा डिफरेंस है तो पानी की स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा डिफरेंस है तो पानी की स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसमें कम डिफरेंस है उसमें कम स्पीड होगी। तो हमारा जो कंडीशन ए वाले जो है उसमें स्पीड जो है वो कम होगी क्योंकि डिफरेंस कम है। इसमें स्पीड क्या होगी, स्पीड कम होगी क्योंकि डिफरेंस कम है। और अगर हम बीकर सेकंड को देखें, मतलब कंडीशन बी को देखें, तो उसमें स्पीड क्या होगी, स्पीड हमारी ज्यादा होगी क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से ओम्स लॉ को, बिल्कुल इसी तरह से हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमारा क्या है, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारा ज्यादा होगा तो हम जो करंट या इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। करंट जो है वो क्या करेगा, वो ज्यादा फ्लो करेगा। तो हमें इस कंडीशन से हमें क्या पता चला कि ये पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो हमारा करंट भी ज्यादा होगा, चार्जेस का फ्लो वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, हमारा चार्जेस का फ्लो यानी कि हमारा करंट जो है आई वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसे किस तरह से लिख सकती हूँ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैं ये लिख सकती हूँ कि हमारा V बढ़ेगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो मेरा करंट भी बढ़ेगा, मेरा अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो मेरा करंट भी घटेगा। इसलिए V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे करंट के। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब जो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन लगता है इसको हटाने के लिए हमें जरूरत है एक कांस्टेंट टर्म की। हमें किस चीज की जरूरत है, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट टर्म की जरूरत है। तो कांस्टेंट टर्म में हमें लगेगा कंडक्टर की प्रॉपर्टी, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी वायर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो रेसिस्टेंस होती है, जो कि एक कांस्टेंट टर्म होती है। रेसिस्टेंस जो एक कांस्टेंट टर्म है। सो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इक्वल का साइन, V इक्वल्स टू I R। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट टर्म की जरूरत होती, तो किसी भी वायर का एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी भी वायर की कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए मैंने V इक्वल्स टू R I लिखा, साइन यहाँ पर लिखा। तो यही हमारा क्या है, यही है हमारा ओम्स लॉ। इतनी बात आपको समझ में आई, V इक्वल्स टू R I। R यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे है हमारा रेसिस्टेंस, R यहाँ पे क्या है हमारा, R यहाँ पे रेसिस्टेंस है, I करंट है, और V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ओम्स लॉ को हम डिफाइन किस तरीके से किया जाए, या फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन लिख रखा है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो भी वायर में करंट पास हो रहा है
मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी हमारा जो मेटेलिक कंडक्टर है या वायर होता है उसमें जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी वायर में, ठीक है। जो भी वायर है हमारा उसमें जो करंट पासेस हो रहा है उसके, और यहाँ पर एक कंडीशन भी दी गई है कि जो भी हमारा कंडक्टर है या जो भी हमारा वायर है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि वायर जो है वो हीटेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ओम्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एक्स एक्सिस पे हम करंट को रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को। तो वो ग्राफ बनेगा, वो क्या होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर हम ओम्स लॉ का ग्राफ देखें तो वो स्ट्रेट लाइन में होगा। अब आप बोलोगे क्या ये ऐसे ही बनेगा स्ट्रेट लाइन में? नहीं, ये ऐसे ही बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन एक है कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और ये भी कि ये स्ट्रेट होगा, सिर्फ स्ट्रेट होगा। कंडीशन क्या है कि ये स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। वो आप जैसे भी बने पर स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अब आपने देख लिया। तो ओम्स लॉ में हमने V इक्वल्स टू RI पढ़ा, V इक्वल्स टू RI कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट के और रेसिस्टेंस के। अब हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया हमने कि इसे कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हमारा ओम्स लॉ का है V इक्वल्स टू RI। अब यहाँ पे हमें पूछा जाए कि जिसमें अब यहाँ से हम एक बात आती है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जान लिया है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट के बारे में भी पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस को अब हम समझेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं? तो रेसिस्टेंस को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मैंने लिखा क्या है कि रेसिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेसिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि गुण होता है जिसमें वो चार्ज के फ्लो यानी करंट को विरोध करता है, मतलब रोकता है, यानी रेसिस्ट करता है, उसका अपोज करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अगर हमें रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो बहुत ही इजी है, वो हम इसी से लिख सकते हैं। कैसे? अगर हमें रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या कर देंगे? I को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? V अपॉन का I इक्वल्स टू R। अगर हम रेसिस्टेंस का फॉर्मूला या रेसिस्टेंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा? V अपॉन का I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन का करंट इक्वल्स टू रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? रेसिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है। ओम को हम किस तरह से लिखते हैं? तो ओम का साइन होता है ऐसे, ठीक है। ओम का साइन कैसा होता है? तो ओम का साइन ऐसा होता है। हम ये भी लिख देंगे तो वो भी हमारा SI यूनिट ही होगा, ओम भी लिख देंगे तो वो हमारा SI, क्योंकि ओम के साइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ये बात भी समझ में है कि उसका SI यूनिट कैसा होता है, व्हाट इज रेसिस्टेंस, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देती हूँ कि उसे आपको एक कमेंट बॉक्स में डिफाइन करना है कि एक ओम को मतलब व्हाट इज डिफाइन 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम, ठीक है। इसे आपको डिफाइन करना है और इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये कुछ आप सभी के लिए है, नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि एक ओम किसके बराबर होता है और एक ओम का डेफिनेशन बताइए, ठीक है।